नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आवश्यक सूचना जो दोस्तों, हम ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइज़र्स हैं। ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबके लिए, आप सबके लिए कुछ यूनिक कंटेंट लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ पे मार्केट से रिसर्च को लेकर के हो, किसी स्टॉक स्पेसिफिक डेटा को लेकर के हो, लेकिन मैंने कोई तरह की किसी तरह की कोई ट्रेडिंग और एडवाइज़री की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं करता। चलिए आइए जानने की कोशिश करेंगे आज जिस पहल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमने पूरे मार्केट से कुछ निचोड़ निकाला है, जिसको कहते हैं ना जो मक्खन से घी निकालना, और हमने कुछ निचोड़ निकाला है। और उस निचोड़ के क्रम में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, वो कंपनी, भले ही हम लोग देखें कि मार्केट में एफआईडीआई की गेंदबाजी होती रहे, आम निवेशकों की पॉकेट से पैसे लूट लिया जाए, निकाल लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां अभी भी स्थिरता बना के रखी है, जहां पे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ है। वो एक रेंज में ही लगातार ट्रेडिंग करती पाई गई है। चलिए हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और पार्ट बाय पार्ट हम कंपनी के बिजनेस मॉडल हो, मार्केट में बिजनेस मॉडल के बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सवाल हो, और मार्केट के ट्रेंड का जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले फार्मूला बेस की हम बात करते हैं। हमने आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला निकाल के लेके आया हूँ आप सबके लिए, जहां सोच रहे होंगे मैं आपको टाइम बर्बाद करा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने सबसे पहले फ़ॉर्मूला की बात करता हूँ, मेरी डिस्प्ले कुछ और बयाँ कर रही है। लेकिन मैंने जो फ़ॉर्मूला का यूज़ किया है, और वो ये किया है स्किनर पे, जो हमने कुछ मार्केट से ऐसी कंपनी को सर्च किया जो करीब-करीब 1000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच की मार्केट कैप वाली हो। यदि हम नंबर ऑफ शेयर की बात हो तो कम से कम 5000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 5000 निवेशकों का इन्वेस्ट होना चाहिए। कंपनी में वाई-ओ-वाई ग्रोथ हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, लगातार बेटर हो। जो हमने निकाल के लाए अभी आज के टाइम में प्राइस, वो करीब चाहे वो नियर अबाउट यदि हम बात करें तो निकल के आना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर हिसाब से 30 मल्टीपल से ज़्यादा ना होना चाहिए। और साथ में यदि हम बात करें तो जो डीमार्क की बात करते हैं, तो करंट मार्केट की जो प्राइस हो, वो कम से कम 50 डे और 200 डे को कम से कम क्रॉस कर जाना चाहिए। ऐसे ही कंपनी को लेकर के हम ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे। उसमें काफ़ी सारी कंपनी हमने निकाल के लेके आए, उसमें एक कंपनी जिसका नाम था जिंदल ड्रिलिंग। मेरे ही दूसरे जो चैनल है उस पे मैंने अपलोड किया है, और शायद आपके सामने भी मिलेगा। आइए, जिस कंपनी की अभी हम बात करने वाले हैं उसका सिचुएशन क्या कहता है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहता है, मार्केट में बिज़नेस की स्ट्रेटजी कैसी रही। देखिए, यहाँ पे जिस कंपनी को हम ज़िक्र करने वाले हैं उसका नाम है पेनार इंडस्ट्रीज़। इसको पेनार कहिए, पिनीर कहिए, लेकिन जो भी अपनी-अपनी प्रोनाउंसिएशन है उसके मुताबिक मैंने कह दिया। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो कंपनी कहती है कि इनका जो कामकाज है वो कटिंग एज और जो कटिंग मशीन होती है उस पे फ़ोकस रहा है इनका। इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और कहती है जो इनका फ़ोकस ऑन द इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज़ हो, और कटिंग जो इक्विपमेंट्स होती है उस पे जो कामकाज उसमें रहा है, जहाँ पे कंपनी की डिवीज़न में चाहे अलग-अलग डिवीज़न हो, चाहे एडेप्टेबल्स इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन का काम हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल की बात करें तो जहाँ पे अलग-अलग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग में कंपनी का कारोबार रहा, जहाँ पे बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑयल एंड गैस हो, ऑटोमोटिव हो, या फिर हेवी इंजीनियरिंग हो, या फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन और अदर इंडस्ट्रियल में भी डील करती देखी गई। तो ये तो था एक कंपनी का बिज़नेस मॉडल। जाके चलिए आज के समय में ये कंपनी कटिंग एज में सभी इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत करके अपनी कारोबार उठा सकती है, ये उनका फोकस रहा। और इसके अलावा यदि हम उन पार्ट को जानने की कोशिश करते हैं उसमें क्या कहता है, जहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, मार्केट के रिएक्शंस हों। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे हमने कहा कि 2400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बुक वैल्यू के बारे में देखा जाए तो मार्केट 240% की रेस में है, तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में देखा है तो 174% की रेस में है। हायर से लोअर, जैसे हमने कहा कि ये अभी रिसेंटली की बात करूँ, जो कि 200 डे मार्क हो, या फिर 50 डे मार्क है, उसके आसपास ही होना चाहिए। तो हमने इनको दोनों को लिया तो ये देखा गया कि अभी जो डे मार्क है वो नियर अबाउट द सेम, उससे ज़्यादा ही बेटर जिक्र करता है। लेकिन इस कंपनी में यदि हम वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये देखिए वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से आज भी अंडर वेटेज की श्रेणी में आता है। हाँ, कमाई का जो ज़रिया है थोड़ा-सा परसेंटेज ऑफ जो सेविंग है वो थोड़ा-सा कम है, 4% के आसपास है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता है। प्रमोटर के पास डिमेरिट की बात ये है कि 40% से कम के होल्डिंग में
करीब 2.5% से ज़्यादा 3% मान लेते हैं होल्डिंग उन्होंने प्लेस करके रखा है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा क्रिएट करता है निवेशकों को लेकर। आरओई, आरओसी की आंकड़ा तो 11 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न क्रिएट कर रही है। लेकिन जिसके मुताबिक हमने आपके सामने जिक्र किया था कि आखिर कंपनी वाई ग्रोथ हो और क्वार्टर वन क्वार्टर ग्रोथ हो, लगातार अपने ट्रेंड से उतरा नहीं है। चलिए आखिर इसका उतरा नहीं और क्या इनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को लेकर जिक्र करते हैं। जैसे अब इस कंपनी के बारे में देखेंगे, यदि हमने इसको क्या किया, पीयर से ही सारा का सारा कंपेयर करने की कोशिश की, एक ही बार में हमने सारा का सारा फॉर्मूला इनबिल्ट कर दिया और समझा कि इसके जो दिग्गज कंपनी जिसमें शारदा एनर्जी हो, रत्ना मणि मेटल्स हो, एमेंडिसिस हो, इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो अर्निंग के मुताबिक मार्केट की रेशे काफी शानदार जिक्र करता है। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं, महंगी नहीं है। करंट मार्केट की जोन में यदि हम देखते हैं बुक वैल्यू से तो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनी इससे ज्यादा महंगा है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी देखें तो काफी सस्ता दिखता है। अब आते हैं, सवाल आते हैं इनको लेकर के, जहां रिजल्ट की डेटा को लेकर, ये है वाई डेटा, ये है क्यू। अपने वाई के वाजे में देखा है तो मार्केट में इनकी जो सेल्स रही वो करीब 12% से ज्यादा ग्रोथ थी, तो वहीं पे प्रॉफिट में भी करीब 20% की ग्रोथ हासिल कर। उसी डायरेक्शन से यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो सेल्स में करीब 12% की ग्रोथ थी, तो प्रॉफिट भी करीब 13% की ऊंचाई यहाँ पे क्रिएट होती। वहीं यदि इसको दिग्गज कंपनी से कंपेयर करते हैं शारदा एनर्जी से, तो शारदा एनर्जी ने वाई में ग्रोथ तो हासिल किया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लेकर के एक न्यूनता जैसे चीज को शामिल करते, जहां पे नुकसान वाली सिचुएशंस हो जाती। नेट इनकम मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाकी कंपनियों के आगे इनका जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो थोड़ा सा कम है, नहीं बहुत ज्यादा कम जिक्र करता है। ये हमने क्या किया, सभी के सभी पीयर्स कंपनी से भी एक ही बार में कंपेयर करने की कोशिश कर दिया। हमने क्या समझा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी बेटर करती जा रही है, बट जो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन की बात करें, वो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जिक्र करता देखा जा। इसके अलावा यदि हम कंपनी की उस ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो कंपनी का ग्रोथ लगातार अप ट्रेंड रहा, प्रॉफिट भी बराबर रही है। स्टॉक प्राइस जहां हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में बड़ी दिग्गज दिग्गज कंपनी 52 वीक लो, पीएसयू की बात करें तो 52 वीक लो और से भी नीचे 20% तक गिर चुका है। वहां पे यहाँ इस कंपनी में आज भी स्थिरता बना के रखी है और निवेशकों का जो ध्यान है वो आज भी बना हुआ है। और यदि आप इस पॉइंट से बुझ तो देखते हैं तो मार्केट में इसकी बॉटम आई थी, बॉटम के बाद दोबारा क्या किया, जब बॉटम के बाद नई बॉटम ना बना करके कंपनी का चार्ट क्या दर्शाता हो, यदि कोई कंपनी की बॉटम पे जाने के बाद नई बॉटम ना बना करके अप ट्रेंड जाहिर करता है, तो मतलब निवेशकों का जो क्राउड है ना, इंटरेस्ट जो है ना वो लगातार बनी हुई है, वहां से लोग घसकने की नाम नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि इनका जो वैल्यूशन है आज के टाइम में जो मिल रहा है वो कल के टाइम में नहीं मिलेगा, तभी तो वहां पे बने पड़े हैं। दूसरा पहलू एक और कहता है, क्या इसमें एफ आई डी का कुछ होल्डिंग वगैरह तो नहीं था या है, ऐसा था तब तो कुछ सेंटिमेंट बिगड़ेगा, अदरवाइज नहीं भी बिगड़ेगा। जहां तक कंपनी का डेट टू इक्विटी का सवाल है, काफी नहीं है बहुत, वो भी सितंबर तक का डेटा था, उसमें थोड़ा सा हिट करती है, 0.91% के आसपास जिक्र करती है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट में देखिए, जहां एफ आई डी आई की होल्डिंग लगातार काफी कंपनियां बिकवाली के दौर में झेल रही है, वहां पे इन कंपनियों में आज भी स्थिरता बना के रखी है। एफ आई के पास 4% की होल्डिंग बनी पड़ी है, डी आई के पास 1.5% की होल्डिंग बनी पड़ी है, और आम निवेशकों के पास 54% की होल्डिंग में करीब कह सकते हैं कि 80 से लेकर के 90,000 की भीड़ लगी है, जो कि दिसंबर तक का डेटा शामिल करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को जिसका नाम है पीनट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 20% तक के सर्किट रखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, स्मॉल कैप की कंपनियां रही है, और कंपनी कितना ही नहीं, यदि कंपनी की बात करें तो ये जिक्र करता है जो इसमें बाकी कंपनियों के आगे, यहाँ पे कंपनी 2013 के बाद डिविडेंड रेगुलर इनकम देना बंद कर दिया, लेकिन
यदि हम कंपेयर करते हैं सेंसेक्स और बीएसई इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोचिए जहां लगातार बिकवाली का दौर झेलने को मिला है, वहां आज भी यहाँ पे 10% से लेकर करीब करीब 700% तक की रिटर्न परफॉर्मेंस क्रिएट कर चुका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ये करेगा, अभी अभी तक का जो हिस्टोरिकल डेटा है वो क्रिएट कर चुका है। पोटेंशियल की बात ये है कंपनी में, जो सेल्स बेटर है, प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा बेटर है, आगे चल करके परफॉर्मेंस काम करने में सक्षमता क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि डिविजन्स में सभी के सभी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको ये कवर करती है, उसके लिए कामकाज करती पाई गई है। यदि कुछ डिमांड और रिस्क की बात करें मार्केट को लेकर के, तो कुछ पहलू कहता होगा, उसको लेकर देखा जाए तो कंपनी कहती है कंपनी में रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरे के पूरे आसमान छूने की कगार पे हैं। और जो इनके लिए डिमांड, जो इनको रिस्क को थोड़ा सा दबाने का काम करता है, उसमें कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। एक तो इनको लो रिटर्न और इक्विटी को लेकर जिक्र करता है, जो कि शायद बड़ी बात नहीं है। दूसरा, डिविडेंड ना पेइंग करने की बात कहती है, वो भी मंजूर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। चलिए, यदि देता है टाइम टू टाइम तो काफ़ी बेटर है, नहीं देता तो क्या कर सकते हैं आप कंपनी। लेकिन उससे बेटर क्या है, जो कंपनी यदि उस पैसे को अपने बिजनेस में और डेवलपमेंट के लिए लगा रही है, काफ़ी बेटर हो सकता है। ये हमने पहलू को समझने की कोशिश किया, और एक पहलू अब लास्ट में आते हैं कि कुछ पहलू ये कहता है कि जिसमें हम टारगेट क्या लें, एसएल क्या लें। हमने पहले ही लाइन में आपको कहा कि हम आपको कोई टारगेट देने वाली नहीं। अब देखिए टारगेट का सवाल क्या है, सवाल को समझना जरूरी है। ये कहता है कि मार्केट में जब आप अपने कैपिटल को इंक्रीज होते देखते हैं ना, तो तसल्ली से बैठ जाते हैं, उसको प्रॉफिट को कट करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट रेगुलर बेसिस पे अप डाउन होता है। ऐसा है नहीं कि लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार घटता। मार्केट ना कभी शून्य हो जाएगा, ना कभी लाख पे पहुंचने के बाद ही मार्केट टूट सकता है। तो यहाँ डिमांड सप्लाई का खेल है। अब आते हैं एसएल को लेकर। जब अपनी लॉस लगातार ही गहराती जाए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग घर लेके आते हैं क्या जो खराब हो जाए जल्दी में, या हम आगे चल के सस्टेनेबिलिटी ना रख पाए। इसीलिए कैपिटल को बचाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो कहते हैं जो सेव मनी, तभी आप एवरीथिंग कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मनी। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको वीडियोस के अंदर कुछ वैल्यू मिलता हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।